गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पे 12th क्लास में प्रत्यावर्ती धारा वाला पार्ट शुरू कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट। तो इस पार्ट में सबसे पहले आप प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़ेंगे और प्रत्यावर्ती विभव किसे कहते हैं इस बारे में पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ाने से पहले सबसे पहले इसकी हेडिंग देख रहे हैं हम। तो पहली हेडिंग है इसमें कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कोई कुंडली है, तो चुंबकीय क्षेत्र में घूमती कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रत्यावर्ती विभव या वोल्टेज, ठीक है। अर्थात कि यहां पर हमने कोई चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर रखा है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र B स्थापित किया गया है। इस चुंबकीय क्षेत्र को प्रकट करने के लिए हमने यहाँ पर एक समांतर चुंबकीय बल रेखा खींच रखी है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, B। इस चुंबकीय क्षेत्र में एक कुंडली रखी गई है, यह है वो कुंडली, और इस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जा रहा है। कुंडली को क्या किया जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जा रहा है। ऐसे ये है कुंडली। आइए सोचिए, ये चुंबकीय बल रेखा आ रही है। तो जब ये कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगी तो इस कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा। तो इससे जितनी चुंबकीय बल रेखाएं लंबवत निकल रही होंगी वो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाएगी, चुंबकीय फ्लक्स। तो जब ये कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगी तो इससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा। कभी वो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी, कभी घटेगी। अर्थात जब ये कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगी तो इससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण इस कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां पर हम ये मान रहे कि माने कुंडली जो है जब इस चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है तो ये एक समान कोणीय वेग से घूम रही है। कोणीय वेग कितना इस कुंडली का, ओमेगा। ये ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है, ठीक है। अब माना पहले ऐसी थी, इससे अधिकतम चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही थी, ठीक हो गया। तो अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स इसमें होगा, परंतु उसके बाद ये थीटा कोण घूम गई, ऐसे घूम गई। पहले से कितना कोण घूम गई, थीटा कोण। तो जब ये कुंडली थीटा कोण घूम जाएगी तो उस समय इसके अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण भी कितना हो जाएगा, थीटा। ध्यान दीजिए, जब ये लंबवत, जब ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, जब ये कुंडली क्या है, इस कुंडली का तल इन चुंबकीय बल रेखाओं के लंबवत है, ऐसे ये लंबवत है। तो उस समय इस कुंडली का जो अभिलंब होगा वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाएगा, कुंडली का जो अभिलंब होगा वो ऐसे, वो इन चुंबकीय बल रेखाओं के साथ कितना कोण बनाएगा, 0, ठीक है। परंतु अब ये थीटा कोण घूम गया तो थीटा कोण घूमने पे इसका अभिलंब भी क्या हो जाएगा, वो थीटा कोण घूम जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब ये कुंडली थीटा कोण घूम जाएगी पहले से, तो तब थीटा कोण घूमने पे इसके अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। इस चीज का ध्यान रखना इसमें कि कुंडली जितना कोण घूम जाएगी वही कोण किसके बीच होगा, इस कुंडली के अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण होगा, ठीक है ना। इसका हम यूज करेंगे अभी। तो देखिए इसमें कि चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई कुंडली घूम रही है तो उस कुंडली के सिरों के बीच जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है उसका मान क्या आता है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि माना इस कुंडली का क्षेत्रफल क्या है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल A है। इसमें तार के फेरे लपेटे गए होंगे और उन फेरों का क्षेत्रफल, ये इस कुंडली के तल का क्षेत्रफल कितना है, A। कुंडली के तल का क्षेत्रफल A है। और जब ये कुंडली थीटा कोण घूम गई तो थीटा कोण घूम जाने पर इस कुंडली के अंदर चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होगा। तो माना चुंबकीय फ्लक्स इसका फाई, तो फाई बराबर क्या होगा, BA cos ऑफ थीटा, ठीक है। थीटा क्या है इस समय, चुंबकीय क्षेत्र और इस कुंडली के अभिलंब के बीच का कोण है। अभिलंब क्या प्रकट करता है, इसका क्षेत्रफल की दिशा, ठीक है ना। तो ये थीटा, अगर ये कुंडली थीटा कोण घूम गई तो A और B के बीच का कोण कितना होगा, थीटा, ठीक है। अब हम क्या निकाल रहे हैं इसमें, प्रेरित विद्युत वाहक बल, क्योंकि जब ये कुंडली घूमती है इस चुंबकीय क्षेत्र में तो इससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो हम उस प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निकाल रहे हैं।
प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर सूत्र पढ़ा आपने फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से। ई बराबर क्या था, माइनस, माना इस कुंडली में एन फेरे हैं, क्या होगा, एन डी फाई अपॉन dt। ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की समय दर, ठीक है ना। तो विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स ये चुंबकीय फ्लक्स के समय के साथ परिवर्तन के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, ठीक है। अब यहां पर फाई का मान यहां से लिखिए समीकरण नंबर 1 से। E बराबर माइनस एन डी बाई dt मतलब अवकलन, समय के सापेक्ष अवकलन किसका, फाई। तो फाई का मान यहां से रखिए बी ए कॉस थीटा। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने योग्य है कि मैंने पहले कहा था कि ये कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में एक समान कोणीय वेग से घूम रही है, ठीक है। और t समय में कितना कोण घूम गई कुंडली, थीटा कोण। तो कोणीय वेग बराबर कितना हो जाएगा, कोणीय वेग बराबर, माना कोणीय वेग ओमेगा है, तो तब इसका मान कितना आ जाएगा, कोणीय वेग ओमेगा बराबर होता है कोणीय विस्थापन थीटा बटे समय, कितने समय में एक कोण, कितना कोण घूमी। तो माना ये कुंडली t समय में थीटा कोण घूम गई। शुरुआत में कुंडली ऐसी थी, t समय वाली कुंडली ऐसे होगी, तो यहां से यहां के बीच का कोण कितना है, थीटा, ठीक है। तो t समय में कुंडली कितना कोण घूम गई, थीटा कोण। तो कुल कोणीय विस्थापन बटे समय, ये अनुपात कहलाएगा कोणीय वेग, ठीक है। तो यहां से थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ओमेगा इंटू टी। ये मान यहां पर रखिए, इस समीकरण नंबर 2 में रखिए, तो आपके पास आ जाएगा तब समीकरण 2 में इस मान को रखिए, थीटा के इस मान को, यह आ जाएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर माइनस एन डी बाई dt ऑफ बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक हो गया। अब यहां पर आपने इसका अवकलन करना है समय के सापेक्ष। तो इसमें जो अचर पद हैं वो इस अवकलन से बाहर आ जाएंगे, जो अचर पद गुणाकार के, जैसे b और a, ये अचर है, क्योंकि मैंने कहा है इसमें कि चुंबकीय क्षेत्र हर बिंदु पर क्या है, एक समान है, यानी ये अचर है, ठीक है। a इस कुंडली का क्षेत्रफल, ये भी क्या अचर है, ठीक है ना। तो हम इस b और a को यहां पर बाहर ले सकते हैं, लिखा जाएगा e बराबर माइनस एन बी ए बी बाई dt ऑफ कॉस ओमेगा टी। अब इसका आपको सूत्र पता है कि cos x का अवकलन कितना होता है, ठीक है ना। तो cos x का अवकलन कितना होता है, माइनस साइन x d बाई dx, क्योंकि आप जानते हैं d बाई dx ऑफ cos x ये क्या होता है, माइनस साइन x। परंतु यहां पर अगर ऐसा हो cos x के साथ यहां पर गुणा में क्या है 1, अगर cos के x के साथ यहां पर p और गुणन cos px हो, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, d बाई dx ऑफ cos px, इसका अवकलन होता है माइनस ये p यहां पर गुणा में आ जाएगा और sin px। ये एक सूत्र मान के चलिए कि cos px का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, माइनस p इंटू sin px। तो cos px के इस अवकलन की सहायता से हम यहां पर अवकलन करेंगे, ठीक है। तो कीजिए इस सूत्र से, ठीक है। यहां पर मान रखिए, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर आ जाएगा माइनस एन बी ए, क्या हो जाएगा इसका अवकलन, देखिए cos ओमेगा के स्थान पे क्या आ गया p और t के स्थान पे x, इस t के स्थान पे ये x आ गया, ठीक है ना। वहां x के सापेक्ष अवकलन होता है, यहाँ t के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, यानी x के स्थान पे क्या है t और t के स्थान पे क्या है ओमेगा। तो रखिए मान क्या आएगा, यहां अंदर हम अवकलन करके cos ओमेगा t का t के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा t। अब ये मल्टीप्लाई कीजिए इसको, e इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्लियर हो गया। अब यहां पर
हम देख रहे हैं इसमें कि ई का मान किस पे डिपेंड कर रहा है, टी पे, सीधा सीधा टी पे, क्योंकि टी समय है, समय परिवर्तनशील है, तो जब जब समय का मान चेंज होगा तब तब इस प्रेरित विद्युत भाग बल का मान भी चेंज होगा। एन फेरों की संख्या, ये माना अचर है, ये अचर है, बी ये भी अचर है, ए ये भी अचर है, ओमेगा कोणीय वेग भी क्या है, अचर है कि ये कुंडली इस चुंबकीय क्षेत्र में एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है, तो ये भी अचर, तो ये सब अचर है। तो ई का मान सीधा सीधा किस पे डिपेंड कर रहा है, टी, टी का मतलब है साइन ओमेगा टी पे, ठीक है। तो इस ई का अधिकतम मान कब आएगा, जब साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान आएगा। तो साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान कब होगा, साइन थीटा का अधिकतम मान क्या होता है, +1। तो यहां पर हम एक कंडीशन लगाएंगे, यदि ये जो कोण है यानी थीटा बराबर ओमेगा टी था, जो ये किसके बराबर हो जाए, 90 अंश के बराबर। अर्थात क्या अर्थ है इसका, कि यदि थीटा मतलब ए और बी के बीच का कोण, ए मतलब कुंडली का अभिलंब, ये अभिलंब, ये इस अभिलंब और इस चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण क्या हो जाए, 90 अंश हो जाए। तो ये कब होगा, जब ये कुंडली ऐसे हो जाएगी, तो इसका अभिलंब ये होगा ऊपर की ओर, होगा ना ऐसे अभिलंब ऊपर की ओर, तो उसमें अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण क्या होगा, 90। यानी जब ये कुंडली 90 अंश से घूम जाएगी, पहले लंबवत थी, अब ये 90 अंश से घूम गई, तो घूमने पे ये ऐसे हो जाएगी, तो उसमें इसका अभिलंब ऊपर की ओर आएगा, तो अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण क्या हो गया, 90। तो जब थीटा बराबर 90 होगा तो उस समय इसका मान क्या आएगा, ई का मान। तो देखिए तब ई का मान, तब समीकरण नंबर 3 से ई का मान क्या आएगा, तब ई बराबर क्या हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी के स्थान में क्या रख देंगे, 90 अंश। तब ये ई बराबर हो जाएगा एन बी ए ओमेगा। ये जो है अधिकतम मान आ रहा है इस समय का, ये इस ई का क्या है, अधिकतम मान है। तो हम इसको लिख देंगे, ई नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, ई मैक्सिमम वैल्यू, बल्कि आप इसको बाद में E0 भी मान सकते हैं। इसको क्या मान सकते हैं, है तो ये E की मैक्सिमम वैल्यू, पर इसको E मैक्सिमम की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, E0, ठीक है। तो यहां पर E का अधिकतम मान कितना निकला, E का अधिकतम मान कितना निकला, NBA ओमेगा। इसको हम किससे प्रकट करेंगे, E0 से, NBA ओमेगा इसका मान हो गया, प्रकट करेंगे E0 से। इसको हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल E का महत्तम मान या चरम मान या शिखर मान, ठीक है ना, लिमिटिंग वैल्यू भी कहते हैं इसको, अधिकतम मान, महत्तम मान, चरम मान, शिखर मान, ठीक है, कई नाम है इसके। अब अर्थात NBA ओमेगा के स्थान पर E0 रख सकते हैं। E0 E का अधिकतम मान है, तो रखिए इस समीकरण नंबर 3 में, ये 4 मानिए, तो समीकरण 4 व 3 से E की वैल्यू, E का एक अलग से समीकरण आ जाएगा, E बराबर इतने, इसके स्थान में क्या रख देंगे, NBA ओमेगा के स्थान पे E0 साइन ओमेगा टी। ये आपके पास प्रेरित विद्युत वाहक बल E का समीकरण आ गया, ठीक है। इस E के समीकरण में साइन आ रखा है, साइन ओमेगा टी आ रखा है, तो इसका अर्थ है जब हम इसका वक्र खींचेंगे, वक्र मतलब समय और प्रेरित विद्युत वाहक बल के बीच अगर हम वक्र खींचें तो जो वक्र प्राप्त होगा वो ज्या वक्र होगा, क्योंकि साइन के रूप में आता है, ज्या मतलब साइन का, ठीक है। देखते हैं अब आगे कैसे वक्र आएगा। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल हो गया है, इसका समीकरण। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जो ये कुंडली हम चुंबकीय क्षेत्र में घुमा रहे थे, तो हम कुंडली को घुमाने के दौरान कुंडली विभिन्न स्थितियों में आएगी। विभिन्न स्थितियों का मतलब है, किसी समय शुरुआत में कुंडली लंबवत थी, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत था, तो उसमें थीटा का मान क्या रहा होगा, बताइए, उसमें थीटा कितना रहा होगा, थीटा माने इसके अभिलंब, इसका अभिलंब तो ये होगा, इसका अभिलंब ये है, और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। तो जब तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा तो उसमें तल का जो अभिलंब होगा वो चुंबकीय क्षेत्र से कितना कोण बनाएगा, 0 डिग्री, ठीक है ना, याद रखना। तल लंबवत है तो थीटा बराबर 0, और जब ये कितना घूम गया, माना घूमते 90 अंश घूम गया,
ऐसे। अब ये तल क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो गया, अर्थात ये कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र में आ गया, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो गया। तो उस समय थीटा का मान क्या होगा, उस समय थीटा कैसे निकालेंगे, तल का जो अभिलंब है ये ऐसा होगा ऊपर की ओर और चुंबकीय क्षेत्र इधर की ओर है, तब थीटा बराबर क्या हो गया 90, क्योंकि ये अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण होगा। इस चीज को हम ध्यान में रखते हुए सबसे पहली कंडीशन ये ले रहे हैं। ये 5 कंडीशन है, इसमें ये कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घुमाई गई होगी। सबसे पहली कंडीशन में ये माना गया कि ये जो कुंडली है ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, ये लंबवत वाली स्थिति है। कुंडली का तल क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ऐसे रखा है और ये घूम रही है। तो जब ये लंबवत होगा तो उसमें थीटा बराबर क्या रहा होगा 0। तो उस समय जब थीटा बराबर 0, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, जब थीटा बराबर 0, थीटा का मतलब क्या है, क्योंकि इस समीकरण में थीटा नहीं है, ओमेगा टी है, ठीक है ना, बन क्या रख दीजिए इसको। यहां पर E0 sin थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब थीटा मतलब ओमेगा टी, इसका मान क्या हो जाए 0, तो तब जो है तब E का मान कितना आएगा E0 इंटू साइन 0, यानी ये पहली वाली कंडीशन। इसमें तल लंबवत भले ही है पर थीटा का मान क्या आ रहा है 0, ठीक है। तो उस समय साइन 0 होता तो E की वैल्यू क्या होगी 0, यानी जब थीटा बराबर 0 यानी ओमेगा टी 0 होगा, उस समय E बराबर क्या होगा 0। तो ये है, ये देखिए हम क्या कर रहे हैं यहां पे, थीटा और E के बीच ग्राफ खींच रहे हैं। तो जब थीटा बराबर 0, E का मान भी क्या है 0। अब इसके बाद सेकंड कंडीशन, अब ये कुंडली घूम गई 90 अंश से, ऐसे घूम गई 90 अंश घूम गई, तो उस समय कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो गया। ऐसी स्थिति में इसका जो अभिलंब होगा वो इस चुंबकीय क्षेत्र B के साथ कितना कोण बनाएगा, चुंबकीय बल लिखा है, कितना कोण बनाएगा ये अभिलंब 90 अंश का। तो यानी जब सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन, जब थीटा बराबर ओमेगा टी बराबर क्या हो जाए 90 अंश हो जाए, तो तब फिर इस समीकरण नंबर 5 का मान क्या आएगा, तब इस समीकरण 5 में ओमेगा टी के स्थान पे 90 रखिए, तब E बराबर क्या आ जाएगा E0 साइन 90, और ये कितना आ गया साइन 90 की वैल्यू 1, तो E इक्वल टू E0। यानी जब थीटा बराबर 90 अंश हो रहा होगा तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल अपने अधिकतम मान के बराबर होगा। ये क्या प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान, जब थीटा बराबर 0 है तब प्रेरित विद्युत वाहक बल 0 आ रहा है, परंतु जब थीटा बराबर 90 है तब प्रेरित विद्युत वाहक बल अपने अधिकतम मान के बराबर हो गया, ठीक है। इसको हमने कैसे दिखाया देखिए, ये कुंडली इस पर सेकंड का फर्स्ट चित्र ये है, सेकंड ये है, थर्ड में ये आ गया, ऐसे फोर्थ फिर देखेंगे तो सेकंड में क्या है, सेकंड में कुंडली क्या है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। तो इस स्थिति में थीटा बराबर 90 और थीटा बराबर 90 पे E का मान E0 के बराबर हो गया। E0 को हम यहां दिखा रहे कि जब थीटा बराबर 90, हमने x अक्ष पे ये सपोज x अक्ष है, ये y अक्ष आपकी, तो x अक्ष पे ये यहां पर बराबर दूरी पे निशान लगा दिए, 0 अंश 90 अंश 180 अंश 270 अंश 360 अंश 90 अंश का गैप कर देंगे, ठीक है ना। तो ये 90 अंश पे इसका मान क्या आ गया, थीटा बराबर 90 अंश पे E बराबर E0 माने अधिकतम मान आ गया। तो ये जो E का मान आ रहा है ये E0, ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू ये होगा E0। तो E का मान अधिकतम हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरी स्थिति में देखो, सबसे पहली स्थिति ये थी तल लंबवत था, फिर 90 अंश घूम गया, तल क्या हो गया चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, ये समांतर वाला क्षेत्र है। इस स्थिति में थीटा बराबर क्या है 90। फिर उसके बाद आपने कुंडली को फिर घुमाया, ये देखो कुंडली ऐसे घूम रही है, ये तीर का चिन्ह है, ये क्लॉकवाइज घूम रही है ये। तो तीसरी स्थिति में कुंडली इस पहले ये थी 1/4 वृत्त घूमी, फिर उसके बाद 1/4 वृत्त और घूम गए, ऐसे होगी कुंडली,
तो यानी यहां से यहां आने में कुंडली कितना चक्कर घूम गई? आधा चक्कर। पहले ये थी 1/4 वृत्त यहां पर पूरा हुआ, फिर 1/4 वृत्त और हुआ पूरा, है ना? तो आधा चक्कर यहां पर घूम गई कुंडली। तो आधा चक्कर जब कुंडली घूम गई तो इसकी स्थिति क्या होगी? पहले ये था, फिर ये, अब ये हो गया। ऐसी स्थिति में जो कुंडली का अगलम होगा वो कितने अंश को, वो अगलम होगा इस तरफ। देखो है, ये था पहले कुंडली का अगलम, ठीक है? ये ऐसे हुआ, ठीक है? या ये रख दो, ये माना ऐसा रख दो कुंडली का अगलम, या ऐसा रख दो ये कुंडली का अगलम था। तो अब क्या होगा? जब ये 1/4 घुमागा तो ये अगलम ऐसा आ गया, तो थीटा बराबर 90। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर ऐसा घुमा, तो अब थीटा बराबर क्या आ गया? 180। अब चुंबकीय क्षेत्र इसके बीच का कोण क्या हो गया? 180। मान 90 अंश आप बढ़ाते जाएंगे, ठीक है? जब 90 अंश कुंडली, जब कुंडली 90 अंश घूमी तो थीटा का मान 90 अंश। जब कुंडली 90 अंश और घूम गई तो पहले से कितना और घूम गई? वो 90 + 90 180। तो थीटा का मान क्या आ जाएगा? 180। तो जब कुंडली पहले वाले से 180 अंश घूम जाती है तो तब थीटा बराबर भी क्या लेंगे? 180। यानी कुंडली जितने कोण घूम जाएगी थीटा का मान उतना ही आएगा, ठीक है? ये तो तब जो है E का मान कितना आएगा? E बराबर E0 sin 180। sin 180 का मान होता है 0। E0 × 0 ही आ जाएगा 0। यानी जब थीटा बराबर 180 हो रहा होगा तो प्रेरित विद्युत बल क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये देखिए तीसरी कंडीशन में यहां पर थीटा बराबर क्या था? 180। यहां पर थीटा बराबर 90, यहां पर थीटा बराबर 0। तो थीटा बराबर 180 के लिए ये E का मान, ये E वाला मान, ये घट के क्या हो गया? पे 0। पहले 0 पे था, थीटा बराबर 0 पे E क्या था? 0। थीटा बराबर 90 पे E क्या हो गया? बढ़ के अधिकतम। थीटा बराबर 180 पे E घट के क्या हो गया? 0, ठीक है? फिर उसके बाद यानी क्या हुआ? आधे चक्कर में, एक पहले आधे चक्कर में इस E का मान एक बार अधिकतम हुआ, फिर क्या हो गया? 0, ठीक है? अधिकतम फिर 0। उसके बाद चौथी कंडीशन में देखो ये वाला आगे था है, इसमें थीटा बराबर 180 अंश आया। उसके बाद हमने क्या किया? कुंडली को फिर 1/4 चक्कर और घुमा दिया। तो कुंडली कितने चक्कर घूम गए भाई? 1/4 यहां से यहां, 1/4 1/4 1/4। पहले ये थी 1/4 ये घूमी, फिर 1/4 यहां पर घूमी, फिर 1/4 यहां पर आ गई, ठीक है? अब कुंडली का तल फिर क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाएगा। देखो पहले ये था, पहले चित्र में ऐसी थी कुंडली, दूसरे चित्र में ऐसी हो गई कुंडली, तीसरे चित्र में ऐसी हो गई कुंडली। यानी तीसरे चित्र में कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, इसलिए थीटा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। तो थीटा बराबर क्या है यहाँ पे? 180। 180 क्यों है? क्यों 90 यहां से यहां घुमा, 90 यहां से यहां घुमा, 90 90 180। चौथे चित्र में क्या होगा? कुंडली फिर एक 90 अंश और घूम गई ऐसे। तो अब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो गया? फिर समांतर हो गया। अब इस स्थिति में थीटा बराबर क्या आएगा? 270। 90 90 जोड़ते जाइए इसमें। तो चौथी स्थिति में ये वाला, ये इसमें अब क्या हो जाएगा? पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति और ये चौथी स्थिति। इस स्थिति में थीटा बराबर 270 आएगा और थीटा बराबर 270 पर समीकरण 1 में, समीकरण 5 से क्या हो जाएगा? E का मान कितना आएगा? E बराबर E0 sin 270 और sin 270 का मान होता है कितना? -1। इसका मान क्या होता है? -1। sin 180 + 90 कीजिए, sin 180 + 90 = -sin 90। आपने फॉर्मूला पढ़ा है sin 180 + थीटा = -sin थीटा। तो sin 180 + 90 = क्या होगा? -sin 90 और sin 90 की वैल्यू 1, तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है? E = E0 × -1, E बराबर क्या आ जाएगा? -E0, ठीक है? ये रिजल्ट याद रखें। जैसे मैं इनको समीकरण 6, समीकरण 7
इस समीकरण 8 और इस समीकरण 9, यह परिणाम है। ठीक है, तो जब थीटा बराबर 270 तो ई बराबर क्या आ गया, -E0, यानी थीटा बराबर 270 पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अपने महत्तम मान के ऋणात्मक के बराबर होता है। ठीक है, कि प्रेरित विद्युत वाहक बल महत्तम मान के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा, तो इसको हम ग्राफ में कैसे दिखाएंगे, जब थीटा बराबर 270, ये बराबर दूरी पे निशान लगाए थे ना इस अक्ष पे, ये 0, ये 90, ये 180, 270 पे ठीक, ये ई क्या हो गया, ई का मान, ये है वाई अक्ष का। इस अक्ष पे क्या ले रखा हमने, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये ई, तो ई का मान क्या हो गया, यहाँ पे अधिकतम हो गया। जैसे यहां हुआ था ना अधिकतम +E0, तो यहां पर ये क्या हो गया, ये हो गया -E0, ये -E0 है, ये +E0, ये -E0। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर कुंडली ऐसे हो गई थी, उसके बाद अगली स्थिति में क्या हुआ, कुंडली फिर एक चौथाई चक्कर और घूम गए ऐसे। तो अब कुंडली एक पूरा चक्कर घूम चुकी है। देखिए पहले शुरुआत में ये वाला पोर्शन है इस तरफ, ये एक चौथाई चक्कर ये घूमी, सेकंड स्थिति प्राप्त हुई, फिर एक चौथाई चक्कर ये घूमी, तीसरी स्थिति प्राप्त हुई, फिर एक चौथाई स्थिति ये घूमी, चौथी स्थिति प्राप्त हुई, और एक चौथाई चक्कर और घूमी, ये पांचवी स्थिति प्राप्त हुई। ठीक है, तो इस स्थिति में आने तक कुंडली एक चक्कर घूम चुकी है पूरा। ठीक है, इस स्थिति में थीटा का मान कितना होगा, कुंडली अपने प्रारंभिक स्थिति से कितना कोण घूम गई, 360। वैसे देखिए एक चक्कर पूरा घूम गए, तो एक चक्कर में घुमा गया कोण कितना होता है, 360 अंश, 360 अंश। तो थीटा बराबर अब क्या रखेंगे, 360, तो रखिए इसमें 360। तो जब थीटा बराबर ओमेगा टी बराबर क्या, 360 अंश, 360 अंश को 2 पाई भी लिखते हैं रेडियन के रूप में। अगर हम रेडियन में रखें तो 2 पाई रेडियन, 180 को क्या रखेंगे, पाई रेडियन, 270 को 3 पाई बाई 2 रेडियन, 90 अंश को पाई बाई 2 रेडियन, क्योंकि कोण को अंश और रेडियन दोनों में नापते हैं। ठीक है, तो 180 अंश को पाई रेडियन के बराबर लिख सकते हैं, 0 को 0 रेडियन, 180 को पाई रेडियन, 90 अंश को पाई बाई 2 रेडियन, और 270 अंश को 3 पाई बाई 2 रेडियन। इस ढंग से लिखेंगे। तो जब थीटा बराबर इतने अंश, तो तब जो है इस ई का मान क्या आ जाएगा, ई बराबर E0 साइन ओमेगा टी के स्थान में क्या रखेंगे, 360 अंश, 360 अंश का मान 0 होता है। ई बराबर क्या आ गया, ये साइन 360 अंश का मान कितना होता है, 0, तो ई बराबर 0। अर्थात जब कुंडली एक, इस स्थिति में कुंडली कितने चक्कर घूम गई है, एक पूरा चक्कर। तो कुंडली जब पूरा चक्कर घूम जाती है तो उस समय प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, 0। ठीक है, इस स्थिति को यहां पर दिखाया गया है, ये वाला, ये यहां पर 360 अंश, 270 अंश, फिर 360 अंश, तो 360 अंश पे कितना हो गया प्रेरित विद्युत वाहक बल घट के 0। तो इस वक्र को देखिए यहां से यहां तक का, कि जब थीटा बराबर 0 है उस समय, मानी प्रारंभ में थीटा बराबर 0, ई बराबर 0। फिर उसके बाद जब थीटा बराबर 90 तो ई का मान अपने अधिकतम मान E0 पर पहुंच चुका है। जब थीटा बराबर 180 तो ई घट के क्या हो गया, 0। फिर जब थीटा बराबर 270 हुआ तो ई का मान विपरीत दिशा में बढ़ा अपने अधिकतम मान के बराबर, विपरीत दिशा में। ऋण चिन्ह ये प्रकट कर रहा है कि ई का मान जब E0 है तो ये धन दिशा में बढ़ा, जब ई का मान -E0 है तो ये ऋण दिशा में बढ़ा। माने एक बार एक दिशा में बढ़ेगा, एक तो अगली बार विपरीत दिशा में बढ़ेगा। फिर जब थीटा का मान 360 अंश हुआ तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान घट के 0। फिर उसके बाद अगला क्या होगा, फिर अगले 90 अंश में ई का मान क्या हो जाएगा, फिर E0 के बराबर, फिर अगले 90 अंश में 0 के बराबर, अगले 90 अंश में -E0 के बराबर, फिर अगले 90 अंश में 0 के बराबर। ये क्रम बार बार दोहराया जाएगा। हम सिद्ध कर सकते हैं इसको। तो यहां पर आपने विभिन्न कोणों पर या कुंडली के घूमने के दौरान
विभिन्न स्थितियों में प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान प्राप्त किए। अब वो मान क्या थे, मैं इसमें एक टेबल बना रहा हूं थीटा के लिए और ई के लिए। तो जब E का सूत्र क्या है, E=E0 sin ओमेगा टी। तो जब थीटा बराबर 0 डिग्री था तो E का मान क्या था, 0। जब थीटा बराबर 90 अंश है तो E का मान E0। जब थीटा का मान 180 अंश हो गया E का मान 0। जब थीटा का मान 270 अंश हो गया E का मान माइनस E0। विपरीत दिशा में अधिकतम हुआ, ये मतलब है इसका। फिर जब थीटा का मान 360 अंश हुआ यानी कुंडली एक चक्कर पूरा घूम गई तो फिर E का मान 0। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, इस वाले से शुरू करेंगे हम। तो यहां पर देखिए कि एक चक्कर पूरा घूमने के दौरान प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, 2 बार अधिकतम और 2 बार शून्य होता है। ये वाला जो लेंगे है इस, यहां से फिर अगला चक्कर शुरू हो जाएगा आपका। यहां से यहां तक आप एक चक्कर मानेंगे, फिर यहां से यहां दूसरा चक्कर। ऐसा नहीं कि 3 बार शून्य वाला, ऐसी गलती मत करना। और या तो अगर आप इसको पहले चक्कर में काउंट करते हैं तो इसको न लेना। ऐसा नहीं कि एक चक्कर में 3 बार 0 हुआ, ऐसा नहीं है। ये वाला काउंट नहीं होगा या ये वाला काउंट नहीं होगा। आप यहां से यहां अगर एक चक्कर मानते हैं तो एक चक्कर माने यहां से शुरू हुआ, ठीक इससे पहले तो एक चक्कर, इसके यहां से फिर दूसरा चक्कर शुरू हो गया। तो एक चक्कर में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 2 बार शून्य और 2 बार अधिकतम होता है। या तो इनमें से 3 बार शून्य दिख रहा है तो एक शून्य कम कर देंगे इसमें। ठीक है, इसको तो हम शुरुआत में ले रहे हैं, इसको यहां से हम परीक्षण शुरू कर रहे हैं, इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 2 बार शून्य और 2 बार अधिकतम होता है। एक बार धन दिशा में अधिकतम होता है, एक बार ऋण दिशा में अधिकतम होता है। ठीक है। और एक चीज, यदि इस कुंडली के सिरों के बीच हम एक परिपथ जोड़ दें, यहां पर एक कोई परिपथ लगा दें, यहां देखिए इस कुंडली के सिरों के बीच यदि कोई परिपथ जोड़ दें, जैसे कोई प्रतिरोध जोड़ दिया, कुछ भी जोड़ दिया, तो इस परिपथ के सिरों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। यहां तो क्या उत्पन्न हुआ था, प्रेरित विद्युत वाहक बल E। तो यदि कुंडली के सिरों के बीच कोई परिपथ लगा दें तो इस परिपथ के सिरों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और उस विभवांतर को कहते हैं प्रत्यावर्ती विभवांतर। उसको क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती विभवांतर। और उसका सूत्र भी इसी की तर्ज पे प्राप्त किया जाता है। माना यहां कितना प्रत्यावर्ती विभवांतर उत्पन्न हुआ, V। तो उसका सूत्र क्या है, V बराबर V0 sin ओमेगा t। ठीक है, इसी E की तर्ज पाएगा। यहां पर E क्या है भाई, यह t समय पर प्रेरित विद्युत वाहक बल। E0 क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का चरम मान। तो यहां पर V क्या है, t समय पर प्रत्यावर्ती विभवांतर और V0 क्या है, प्रत्यावर्ती विभवांतर का चरम मान। और इस परिपथ, जब यहां पर परिपथ जोड़ेंगे तो यहां जो धारा बहेगी उस धारा को कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, और इसका सूत्र भी इसी तरह पाएगा, I बराबर I0 sin ओमेगा t। ये I क्या है, ये t समय पर प्रत्यावर्ती धारा है। I0 क्या है, धारा का शिखर मान, महत्तम मान या चरम मान। ओमेगा क्या है, कोणीय वेग, जिस कोणीय वेग से कुंडली घूमी। अब प्रत्यावर्ती विभवांतर की परिभाषा क्या होगी प्रत्यावर्ती धारा की, कि प्रत्यावर्ती विभवांतर वह विभवांतर है जो समय के साथ आवर्त रूप से परिवर्तित होता है। यानी वह विभवांतर जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ आवर्त रूप में परिवर्तित होते हैं। प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा क्या होगी, कि वह धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ आवर्त रूप में परिवर्तित होते हैं। एक परिभाषा और कह सकते हैं इसकी, कि ऐसी धारा जो समय के साथ लगातार बदलती है और एक निश्चित समय के बाद अपने प्रारंभिक मान और दिशा को दोहराती है, उस धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और वह विभव
जो समय के साथ लगातार बदलता है और एक निश्चित समय के बाद अपने प्रारंभिक मानों को और दिशा को दोहराता है, वो विभवांतर कहलाता है, प्रत्यावर्ती विभवांतर या प्रत्यावर्ती विभव। ठीक हो गया। इसमें V0 क्या है? प्रत्यावर्ती विभव का चरम मान। I0 क्या है? प्रत्यावर्ती धारा का चरम मान। ये V क्या है? किसी क्षण t पर प्रत्यावर्ती विभव। I क्या है? किसी क्षण t पर प्रत्यावर्ती विभव। जब जब ये t बदलेगा तब तब V और I भी बदलेगा। ठीक है ना। तो ये धारा और ये विभव ऐसे हैं जो समय के साथ साथ लगातार बदलते हैं, जैसे बदल रहे हैं लगातार, और एक निश्चित समय के बाद ये फिर उन्हीं मानों को दोहरा भी रहे हैं। जैसे देखिए, एक चक्र बाद दूसरा चक्र शुरू हुआ तो फिर वही मान दोहराएंगे। ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती विभव ऐसे धारा विभव हैं जो समय के साथ साथ लगातार परिवर्तित होते हैं और एक निश्चित समय के बाद अपने प्रारंभिक मान और दिशा को दोहराते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हम इसमें आगे आवर्तकाल, आयाम, आवृत्ति, इनको रिपीट करेंगे। थैंक यू।